पिछली कड़ी में हमने चर्चा की थी कि शहंशाह अकबर अपने प्रधानमंत्री बैराम खां के नियंत्रण से मुक्त होने के लिए आगरा से दिल्ली आ गया तथा माहम अनगा के दिशा निर्देशन में काम करने लगा। माहम अनगा और उसका जवाई शहाबुद्दीन अहमद खां ही अब राज्य के कर्ता धर्ता हो गए। इतिहासकारों ने इस सरकार को हरम सरकार कहा है। जब दिल्ली में हरम सरकार स्थापित हो गई तो आगरा में बैठा हुआ बैराम खां चिंता के महासमुद्र में डूब गया। अकबर ने मुगल अमीरों एवं बेगों को पत्र लिखकर सूचित किया कि खान खाना बैराम खां हमारी मर्जी के खिलाफ चलता है, इस कारण हम उसे अपनी नज़रों से गिराकर यहाँ दिल्ली चले आए हैं। जो अमीर अपना भला चाहते हैं वे यहाँ हाजिर हो जाएं। इसके बाद बड़े बड़े अमीर अकबर की सेवा में दिल्ली पहुँचने लगे और शासन में उच्च पद प्राप्त करने लगे। अमीरों द्वारा बैराम खां को छोड़कर अकबर की सेवा में आने की घटना के संबंध में मुल्ला अब्दुल कादिर बदायूनी ने एक अरबी कहावत का उल्लेख करते हुए लिखा है कि संसार की चाल गधे के समान है और जब वह आगे चलता है तो आगे ही चलता है और जब वह पीछे की ओर चलता है तो पीछे ही चलता है। संभवतः इस कहावत के माध्यम से मुल्ला कहना चाहता है कि एक समय था जब हर कोई बैराम खां की कृपा प्राप्त करने के लिए आतुर रहता था और अब ऐसा समय आ गया था जब हर कोई बैराम खां से पीछा छुड़ाकर बादशाह के पास पहुंचना चाहता था। बैराम खां की दुर्दशा पर टिप्पणी करते हुए मुल्ला बदायूनी ने लिखा है कि जब अच्छा भविष्य गुलाम की ओर होता है तो अजनबी भी रिश्तेदारी बताने लगते हैं, किंतु जब वैभव बीत जाता है तो स्वयं के घर के दरवाजे और दीवारें भी काटने को दौड़ते हैं। इस समय बैराम खां की यही स्थिति थी। जब माहम अनगा के जवाई शहाबुद्दीन अहमद खां ने बादशाह को अपनी सास के अधीन देखा तो अपने श्वसुर अत्तका खां को बहीर से और मुनीम खां को काबुल से दिल्ली चले आने के लिए लिखा। बहीर अब पाकिस्तान में है तथा काबुल अफगानिस्तान में है। जब माहम का पति अत्तका बहीर से दिल्ली आकर अकबर की सेवा में उपस्थित हुआ तो अकबर ने बैराम खां को नक्कारा, निशान और तुमन तौग शमशुद्दीन अत्तका को दे दिए तथा उसे पंजाब का सूबेदार भी बना दिया। मुंशी देवी प्रसाद ने अपनी पुस्तक खानखाना नामा में लिखा है कि बैराम खां की ओर से बादशाह का मिजाज बदल जाने की सूचना थोड़े ही दिनों में सब जगह फैल गई और लोग बैराम खां को छोड़कर बादशाह के पास आने लगे। सबसे पहले किया खां गंगू आया था जो बैराम खां के बड़े अमीरों में से था। जब माहम अनगा के समधी मोहम्मद बरकी को दिल्ली के समाचार मालूम हुए तो उसने बैराम खां को सारा हाल लिख भेजा। मुंशी देवी प्रसाद ने लिखा है कि बैराम खां के भय से मोहम्मद बरकी ने अपनी समधन माहम अनगा तथा अपने पुत्र शहाबुद्दीन अहमद खां का साथ देने से मना कर दिया। बैराम खां ने अकबर की कोई परवाह नहीं की। मुंशी देवी प्रसाद ने लिखा है कि बैराम खां पहले तो अपने जोर और दबाव के घमंड में भूलकर इस बात को खेल ही समझता रहा, पर जब बादशाह के फरमानों के पहुंचने पर और अपने निजी आदमियों को भी पास से खिसकते देखकर बैराम खां की आंखें खुलीं और मिर्जा अबुल कासिम को ढूंढा तो उसे नहीं पाया। जब बैराम खां ने देखा कि कामरान के जिस पुत्र को तुरब का पत्ता समझकर बैराम खां सदैव अपने साथ रखता था और उसके साथ अच्छा व्यवहार करता था, वह तुरब का पत्ता भी उसके हाथ से खिसक चुका है, तब बैराम खां बहुत घबराया और उसने तरसून मोहम्मद खां, हाजी मोहम्मद खां एवं ख्वाजा अमीनुद्दीन महमूद को बादशाह की खिदमत में
माफी मांगने के लिए दिल्ली भेजा, किंतु बादशाह ने उन्हें भी समझा बुझाकर अपने पास रख लिया और वापस आगरा नहीं जाने दिया। शहंशाह अकबर, उसकी प्रधानमंत्री माहम अनगा तथा दिल्ली के किलेदार शिहाबुद्दीन अहमद खां को लगता था कि बैराम खां अवश्य ही एक सेना लेकर दिल्ली पर आक्रमण करेगा। इसलिए शिहाबुद्दीन ने दिल्ली के किले की मरम्मत करवाई तथा जहां से परकोटा कमजोर या नीचा था उसे मजबूत करके दीवारें ऊंची करवाईं। तत्कालीन इतिहासकारों ने लिखा है कि शिहाबुद्दीन अहमद खां किला सजा कर बैठ गया। इस समय अकबर बदले की आग में जल रहा था और माहम अनगा आदि द्वारा भड़काए जाने के कारण बैराम खां का समूल विनाश करना चाहता था। इसलिए अकबर अपनी सेना को बढ़ाने में लग गया। जब ईर्ष्या एवं क्रोध की ज्वाला भड़कती है तो आदमी की विचार शक्ति को हर लेती है। तब मनुष्य जो भी चिंतन करता है वह एकांगी हो जाता है, उस पर क्षुद्र तात्कालिकता हावी हो जाती है और विस्तृत अतीत विस्मृत हो जाता है। बैराम खां के विरुद्ध ईर्ष्या एवं क्रोध की इसी ज्वाला में झुलसकर अकबर भूल गया कि भले ही बैराम खां कितना ही स्वाभिमानी और कठोर क्यों न रहा हो, किंतु स्वामी भक्ति की जो जीती जागती मिसाल बैराम खां के रूप में उस काल में धरती पर मौजूद थी, वैसी मिसाल दुनिया के इतिहास में यदा कदा ही देखने को मिलती है। अकबर भूल गया कि यदि खान खाना बैराम खां न होता तो 5 साल का अकबर कांधार में ही तोपों के सामने भुनगे की तरह भून कर रख दिया जाता। अकबर यह भी भूल गया कि यदि बैराम खां न होता तो हुमायूं के मरने पर 13 साल का अकबर या तो शत्रुओं द्वारा मार दिया जाता या फिर उसे दर दर का भिखारी बन जाने को विवश होना पड़ता। अकबर यह भी भूल गया कि बैराम खां ने किस तरह दिल्ली के 2 पूर्व शासकों सिकंदर शाह सूरी तथा महाराज हेमचंद्र की असीम शक्तियों को कुचलकर उनका मान मर्दन करके और उनके खून की नदियां बहाकर बैराम खां ने भारत पर मुगलों का फिर से शासन कायम किया था। अकबर यह भी भूल गया कि किस तरह बैराम खां ने शाह अबुल मुआली जैसे ताकतवर अमीर का फन कुचलकर बैराम खां ने मुगल अमीरों पर अकबर की पकड़ मजबूत बनाई थी। किंतु वह समय अब बीत चुका था। चुगलखोरों ने बैराम खां का सर्वनाश कर दिया था और अकबर अपनी युवावस्था के नशे में भले बुरे का विचार त्याग कर बैराम खां को अपने राज्य से निकालने के लिए आतुर हो गया। अगली कड़ी में देखिए, बैराम खां से भयभीत मंत्रियों ने अकबर को दिल्ली से काबुल भाग जाने के लिए उकसाया। कृपया इस चैनल को लाइक, सब्सक्राइब एवं शेयर करें। धन्यवाद।